नारंग ज्वेलरी ग्रुप की इमारत की हर मंजिल पर आज एक असामान्य उथल-पुथल थी। कर्मचारियों में अफरा तफरी मची थी। क्या चल रहा है? कॉरपोरेशन में इतनी अफरा तफरी क्यों है? बड़े भाई साहब, क्या है ये सब? मैं गोल्फ खेल रहा था, अचानक एक के बाद एक हमारे कई बड़े क्लाइंट्स के कॉल्स आने शुरू हो गए कि वो नारंग ग्रुप के साथ अपनी डील रद्द करना चाहते हैं। इसके सिवा और तो कोई वजह नहीं है कि हमारी कॉर्पोरेशन अचानक इस तरह से लड़खड़ा जाए। अचानक नारंग परिवार के सबसे बड़े भाई और नारंग ग्रुप के डायरेक्टर अमिताभ नारंग ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जोर से खांसी की। सब लोग बहस करना बंद करें, पहले बिजनेस की बातें करें। इस तरह की समस्या को हल करने का हमेशा एक तरीका होगा। अमिताभ नारंग के चेहरे पर आज अलग ही भाव थे। जब से उन्होंने नारंग ग्रुप के डायरेक्टर का पद संभाला, तब से कॉरपोरेशन बिना किसी रुकावट, गिरावट या बिना किसी नुकसान के सुचारू रूप से चलती आ रही थी, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने ऐसी हिला देने वाली स्थिति का सामना नहीं किया था। जैसे ही बैठक कक्ष तुरंत शांत हुआ, सभी ने चिंतित भावों से अमिताभ नारंग को देखा और उनके बोलने का इंतजार करने लगे। डायरेक्टर सर, आपने जिन डेटा की कैलकुलेशन मांगी थी वो आ गई है। हमारे कितने बड़े और पुराने क्लाइंट्स ने आज के आज हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया है, बताओ मुझे। डायरेक्टर सर, आंकड़ों के अनुसार हमारे नारंग ग्रुप के शेयर्स में आज 30% से अधिक की गिरावट आई है और पहले ही क्रैश हो चुके हैं। इससे छोटे शेयर धारक घबरा गए हैं और अपने शेयर्स तुरंत वापस लेने का अनुरोध कर रहे हैं। अब इसके अलावा 1 दर्जन से भी ज्यादा शहरों में हमारी ज्वेलरी के सेल्स चैनल आज काट दिए गए हैं और हमें हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करने के लिए फोर्स किया गया है। इन सब के अलावा ईस्टर्न प्रांत की ज्वेलरी और उससे जुड़ी हुई 20 से भी ज्यादा कंपनीज, ज्वेलरी कॉमर्स एसोसिएशन और जनरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने संयुक्त रूप से सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वो हमारे नारंग ग्रुप का सहयोग नहीं करेंगे। अभी स्थिति ये है कि मार्केट में हमारे नारंग ग्रुप पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। अमिताभ नारंग का चेहरा ऐसे पीला पड़ गया जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उन्हें खुद अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने किस ताकतवर शख्स को इतना नाराज कर दिया कि उसने पूरे के पूरे नारंग ग्रुप का दिवालिया निकाल दिया, वो भी एक दिन के अंदर। उन्होंने अजीत की तरफ देखा और पूछा, अजीत, क्या तुम इस समस्या का कोई समाधान लेकर आए हो? चिंता वाली बात यह है कि कोई स्पष्ट रूप से पर्दे के पीछे के तार खींच रहा है और हमारे ग्रुप को निशाना बना रहा है। हालांकि अजीत नारंग को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसका चेहरा राख हो गया था। अभी के लिए हमें तार खींचने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाना चाहिए। हम तब तक देख सकते हैं कि क्या बातचीत के लिए अभी भी कोई जगह है। अजीत नारंग ने असहाय रूप से कहा। दोनों मुखिया समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने किसे नाराज किया है। आखिर किसके पास एक दिन के अंदर नारंग ग्रुप को दिवालिया होने के कगार पर खड़ा करने की शक्ति थी। ये देखकर कि दोनों मुखिया भी बेबस थे, बैठक कक्ष और भी बेचैन हो गया, क्योंकि शेयर धारक आगे की चर्चा में पड़ गए कि तभी कक्ष के दरवाजे पर दस्तक हुई और वो चश्मे वाली युवा महिला सेक्रेटरी फिर से अंदर आई। उसके चेहरे पर इस वक्त और भी ज्यादा परेशानी के भाव थे। महिला सेक्रेटरी ने गंभीर लहजे में कहा, वाइस चेयरमैन, किसी ने हमें अभी फोन किया है। वो रायजादा ग्रुप के सेक्रेटरी विक्रम टोकस हैं। इस बार वो आपसे नारंग ग्रुप के मामलों पर कुछ बात करना चाहते हैं। मुझसे बात करना चाहते हैं? अजीत नारंग ने असमंजस में उत्तर दिया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। आखिर क्या उस व्यक्ति को पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सबसे बड़े भाई की तलाश नहीं करनी चाहिए? वो तीसरे भाई की तलाश क्यों करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं? इस वक्त सम्मेलन कक्ष में बैठे सभी लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो आदमी बड़े भाई से न मिलकर तीसरे भाई से मिलने क्यों आया होगा, क्योंकि सभी की संदेह भरी निगाहें अजीत नारंग पर जा टिकी थी। अजीत, क्या इस मामले का तुमसे कोई लेना देना है? क्या तुमने किसी भी तरह से रायजादा ग्रुप को ठेस पहुंचाई है? क्या मजाक है?
आखिर नारंग ग्रुप का कोई भी शख्स रायजादा ग्रुप जैसे ताकतवर बिजनेस टाइकून से टकराने की हिम्मत कैसे कर सकता है? रायजादा ग्रुप के एक इशारे पर सारा नारंग ग्रुप एक चुटकी में दिवालिया हो जाएगा। तो फिर मैं कैसे? अजीत नारंग ने जल्दी से उनके साथ सभी संबंधों से इनकार कर दिया। हम जल्दी ही पता लगा लेंगे। आप फोन उठाओ और स्पीकर चालू करो, देखते हैं रायजादा ग्रुप का क्या कहना है। अमिताभ नारंग ने ठंडे स्वर में कहा। इस समय अजीत नारंग काफी दबाव में था। बिना किसी विकल्प के उसने सभी शेयरधारकों के सामने सेक्रेटरी विक्रम टोकस का फोन उठाया। क्या आप अजीत नारंग हैं? फोन के दूसरी छोर पर सेक्रेटरी विक्रम टोकस की आवाज बहुत ठंडी थी। हाँ मिस्टर टोकस, गुड मॉर्निंग, अजीत नारंग ने विनम्रता से जवाब दिया। 1 घंटे बाद हम एक बड़ी मीटिंग बुलाएंगे। इसके लिए प्लीज नारंग ग्रुप के सारे मैनेजमेंट को फौरन सूचित कर दीजिए। हमारा रायजादा ग्रुप आपकी कंपनी के एक्विजिशन यानी अधिग्रहण के बारे में बात करने के लिए आएगा। अपने बेटे करण नारंग को मीटिंग में बुलाना मत भूलिएगा। विक्रम ने कहा। जी बिल्कुल, अजीत ने तुरंत उत्तर दिया, क्योंकि वो विक्रम टोकस को अपमानित करने की जरूरत नहीं कर सकता था। फोन की एक बीप के साथ विक्रम ने आखिरकार कॉल काट दिया। अजीत नारंग, उसका चेहरा पीला पड़ गया। अपने बेटे का नाम सुनने के बाद उसे एक बड़ी बेचैनी महसूस हुई। कॉल खत्म होने के बाद वहां मौजूद सभी शेयरधारकों ने अजीत नारंग को और भी अधिक शत्रुता और संदेह की दृष्टि से देखा। चूंकि मामला अर्जेंट है, हम एक बार में ही बैठक बुलाएंगे। कंपनी के पूरे मैनेजमेंट को सूचित किया जाए और रायजादा परिवार के लोगों के आने का इंतजार करें, अमिताभ नारंग ने गंभीर स्वर में कहा। 3 घंटे बीत गए। बैठक कक्ष में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था, क्योंकि सभी घबराकर इंतजार कर रहे थे। मिस्टर नारंग, क्या हमें फोन नहीं करना चाहिए? वो आ भी रहे हैं कि नहीं? शेयरधारकों में से एक से अब इंतजार नहीं हो रहा था। अनुभव था ही इतना कष्टदायक। हम केवल इंतजार कर सकते हैं। आखिरकार हमारे ग्रुप की जीवन रेखा पहले से ही रायजादा परिवार के हाथों में है, अमिताभ ने गंभीरता से कहा। इसी दौरान एक युवक अचानक अपनी बिजनेस टीम और 2 अन्य वकीलों के साथ बैठक में चला गया। सब लोग मुझे अपना परिचय दें। मैं रायजादा ग्रुप के नारंग ग्रुप एक्विजिशन का इंचार्ज हूँ, सेक्रेटरी विक्रम टोकस ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। और हाँ, मैं नारंग ज्वेलरी ग्रुप का नया चेयरमैन भी हूँ। डायरेक्टर अमिताभ नारंग की जगह कॉरपोरेशन के मामले अब मैं संभालूंगा। इतना कहने के बाद सेक्रेटरी टोकस ने चेयरमैन की कुर्सी खोल दी और बोल्ड अंदाज में बैठ गया। भवानी नारंग के निधन के बाद से नारंग ग्रुप के चेयरमैन का पद खाली था। यहाँ तक कि अमिताभ और अजीत नारंग ने भी खुद को डायरेक्टर के पद तक ही रखा। ये नजारा देखकर नारंग परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर घृणा आ गई और वो चुप रहे, क्योंकि वो रायजादा ग्रुप को नाराज नहीं करना चाहते। सेक्रेटरी टोकस परिवार के सभी लोगों के हाव भाव देखकर मुस्कुराया और बोला, आगे बढ़ने से पहले ऐसा लगता है आप सब में काफी लोगों की समझ में नहीं आया कि अभी स्थिति एग्जैक्टली है क्या। इस समय मेरे हाथों में नारंग की ज्वेलरी ग्रुप के 55% शेयर है। इसके अलावा मैं मैनेजमेंट के तहत 20 ज्वेलरी फैक्ट्रीज और 30 आभूषण फ्लैगशिप स्टोर्स के कंट्रोल में हूँ। मेरा मानना है कि अगर मैं चेयरमैन का पद लेता हूँ तो किसी को आपत्ति नहीं होगी, है ना? टोकस के ये शब्द एक ढोल की तरह लग रहे थे जो सभी के मन में गहराई से उतर गए, जिससे वो चुप हो गए। ये एक्विजिशन के दस्तावेज हैं, प्लीज आप सभी एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। टोकस ने दस्तावेज की कॉपियां सभी में बांटने का आदेश दिया। उपस्थित सभी शेयरधारकों ने दस्तावेजों को पढ़ते हुए और गहराई से विचार करते हुए गंभीर भाव प्रकट किए कि तभी शांति में विक्रम टोकस की आवाज फिर से आई, एक अलग अंदाज में। करण नारंग कौन है? मेरा मानना है कि अगर मैं चेयरमैन का पद लेता हूं तो किसी को आपत्ति नहीं होगी, है ना? टोकस के ये शब्द एक ढोल की तरह लग रहे थे जो सभी के मन में गहराई से उतर गए, जिससे वो चुप हो गए। ये एक्विजिशन के दस्तावेज हैं, प्लीज आप सभी एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। इतने में वहां मौजूद सभी एक ही दिशा में देखने लगे और पीछे से करण निकलकर सामने आया। विक्रम ने उसे ज़हीन नजरों से देखा। मैं हूँ करण नारंग, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपको मुझसे क्या काम है मिस्टर विक्रम टोकस।
मासूम होने के नाते आपको इतना भी नहीं पता कि बिना बारी के बोलना सही नहीं? विक्रम ने ये कहते हुए करण की ओर अपनी ठंडी निगाह डाली और पास पड़ी बंदूक उठाकर तेजी से करण की तरफ फेंकी। अब जैसे ही वो सील करण के पीठ से टकराई, उसके होश उड़ गए और उसे लगा जैसे उसे हथौड़े से मारा गया हो। जैसे ही उसके पेट से दर्द ऊपर की ओर बढ़ा, उसने बैठक से पहले खाया हुआ सारा खाना कॉन्फ्रेंस रूम की टेबल पर उल्टी कर दिया। करण गुस्से से भड़क उठा क्योंकि उसे लगा था कि विक्रम ने उसके साथ अन्याय किया है और सबके सामने उसे अपमानित किया है। हालांकि उसने विक्रम को अपनी आंखों में शुद्ध घृणा के साथ देखा, लेकिन उसने विरोध का एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। उसे अभी भी समझ नहीं आया कि रायजादा ग्रुप का ये सेक्रेटरी उसे क्यों निशाना बना रहा है। विक्रम ने धीरे से कहा, अब आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने इस टेक ओवर के पेपर्स अच्छे से पढ़ लिए होंगे। हमारे रायजादा परिवार ने नारंग के आभूषण समूह से बड़ी संख्या में शेयर और संपत्तियां क्यों खरीदी, इसका कारण ये है कि हमने नारंग के आभूषण निगम की क्षमता को समझा और उसमें ट्रस्ट दिखाया है, क्योंकि इसके पास महान विकास मूल्य है। इसलिए आप सभी शेयर होल्डर्स को फिलहाल के संकट में होने वाले नुकसान के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमारी टीम की व्यावसायिकता कंपनी को अधिक लाभ मूल्य बनाने की ओर ले जाएगी। सभी शेयरधारकों को केवल उस प्रणाली का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है जिसे मैंने संशोधित किया है और इसे पूरा किया है। भविष्य में हमारा व्यवसाय निश्चित रूप से अधिक ऊंचाई तक बढ़ेगा, पहले से कहीं ज्यादा। उपस्थित 20 से अधिक शेयर होल्डर्स ने सहमति में अपना सिर हिलाया। उनमें से हर एक के दिल में अपनी अपनी योजनाएं थी। उन सभी ने रायजादा ग्रुप के टेक ओवर पेपर्स और स्कीम को ध्यान से पढ़ा था। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के रायजादा समूह का नारंग के आभूषण समूह को एक बार में खत्म करने का कोई इरादा नहीं था। उनके जैसे छोटे शेयर होल्डर्स पर सभी योजनाओं और अनुबंधों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार वो अभी भी पहले की तरह प्रॉफिट में शेयर्स का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा इस योजना ने उन्हें परोक्ष रूप से रायजादा ग्रुप का हिस्सा भी बना दिया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। वो ये भी देख सकते थे कि हालिया संकट स्पष्ट रूप से अजीत नारंग और करण नारंग की तरफ इशारा कर रहा था और उन्हीं पर लक्ष्य था। और इसका नतीजा ये हुआ कि इन दोनों कार्यकारी निदेशकों को जबरदस्त नुकसान हुआ था। उन्होंने न केवल महत्वपूर्ण मामलों में बोलने का अधिकार खो दिया, बल्कि उनकी स्मृतियों और शेयरों की संख्या को भी भारी झटका लगा। वो अब तक सारी प्रेरणा और आशा खो चुके थे। हालांकि एक व्यक्ति जिसे सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा, वो था नारंग परिवार का तीसरा भाई, अमिताभ नारंग। उन्होंने न केवल डायरेक्टर्स बोर्ड का सारा नियंत्रण खो दिया, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा भी चरमरा गई थी। आज की घटना निश्चित रूप से दिल्ली शहर के पूरे व्यापारिक उद्योग में फैल जाएगी और उसे हंसना पात्र बना देगी। ऐसा लगता है कि उसके लिए फिर से अपनी प्रतिष्ठा हासिल करना बेहद मुश्किल होगा। हालांकि अजीत नारंग और अमिताभ नारंग ने शुरू में बदसूरत भाव प्रकट किए, मजबूरी में सिर्फ एक मुस्कान दी और विक्रम की सराहना की और उसे बधाई देने के अलावा वो दोनों और कर भी क्या सकते थे। इस किस्से के करीब 6 घंटे बाद रात में हम जाते हैं एक 5 स्टार होटल के एक आलीशान से लग्जरी सूट में। उस कमरे का दरवाजा खुला और उसमें से विक्रम टोपस अंदर आया। उसकी चाल में नारंग के सामने वाला रोब नहीं, बल्कि एक नरमी है। उसने अंदर आते ही झुककर नमस्ते कहा और धीरे से चाय की मेज के सामने सम्मानपूर्वक खड़ा हो गया, जैसे कि किसी व्यवस्था की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसके सामने सोफे पर कोई बैठा है, जिसने हाँ में सिर हिलाया और विक्रम ने अपना लैपटॉप खोलकर उस इंसान के सामने रख दिया। लैपटॉप रखते हुए उसने कहा, काम हो गया। चाय की मेज पर रखे लैपटॉप पर एक वीडियो चलने लगा, जो उसी दिन नारंग समूह की कंपनी की इमारत में हुई बैठक में जो कुछ हुआ था वही सब दिखा रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।